चलो हाँ जी करें स्टार्ट। केवल लाइट ऑन पे नहीं की मैंने। हाँ जी उस दिन हमने डेफिनेशन कर ली थी कंसेंट की और फ्री कंसेंट की। हाँ जी कर लीजिए। याद है किसी को? कंसेंट का मतलब क्या था? When two or more persons agree on the same thing in the same sense, उसको हम क्या बोलते थे? कंसेंट देना। फ्री कंसेंट क्या थी? वो बाउंड नहीं होते, वो अपनी मर्जी से कंसेंट। वेरी गुड। जिसमें कौन से एलिमेंट्स नहीं होते हैं? coercion, मिसइंटरप्रिटेशन, फ्रॉड एंड मिस्टेक। मिसरिप्रेजेंटेशन। सीरीज में बोलना अनडू इन्फ्लुएंस अनडू इन्फ्लुएंस, अंडर फ्रॉड, मिसइंटरप्रिटेशन। समझ गए ना तुम? दूसरा लंबा नाम से कौन पढ़ता? जो समझ है वो मिस्टेक। बेचारा इन कैसा बन गया है। चलो ठीक है। कंसेंट की डेफिनेशन कहाँ पे थी? सेक्शन 10 से स्टार्ट करें। सेक्शन 10 में एलिमेंट्स थे है ना, और सेक्शन 11 में 12 में वो था ना साउंड माइंड वाला भी था। 13 में कंसेंट सेक्शन 13 में कंसेंट। फ्री कंसेंट कहाँ पे था? 14 कोर्शन क्लासेस स्टार्ट हो रहा है 15 से 16 से 17 से 18 20 21 ठीक है। और 19 में आपको बताऊंगी किस चीज के लिए है। अगर ये वाले कॉन्ट्रैक्ट कोई करता है तो उसका लीगल इफेक्ट क्या होगा, वो कहाँ लिखा हुआ है? सेक्शन 19 में। क्लियर है? अगर कि कोर्जन वाले कोई कॉन्ट्रैक्ट कर लेता है, अनड्यू इन्फ्लुएंस वाले कॉन्ट्रैक्ट कर लेता है, तो उसका लीगल इफेक्ट क्या होगा, वो कहाँ जाएगा? सेक्शन 19 में। ठीक है। तो सबसे पहला हम एलिमेंट स्टार्ट कर रहे हैं यहाँ पर। कौन सा? कोर्जन। क्या होता है भाई कोर्जन? अब मेरी बात सुनना, कोर्जन की डेफिनेशन क्या है? की वो बेचारा खिलाने तक नहीं। अच्छा खा के आ गई। 10 की 6 दे दे। तो सुबह सुबह पेट में कोई दिक्कत नहीं होती? गोलगप्पे खाली पेट खा के आ जाती है। अच्छा सुबह भी खा के आती है। ये तो देखा पतले लोगों की डाइट मोटे लोगों से ज्यादा होती है ना? एग्री ना? मोटे लोग बेचारे सोचते ही रहते हैं खाएं कि नहीं खाएं। नहीं वो लोग हेल्दी खाना खाते हैं। कौन? पतले लोग। मोटे लोग हेल्दी खाना में क्या आता है? रोटी सब्जी घर का खाना तो हमें गोलगप्पे पसंद नहीं है। नहीं कम खाते हैं ना। खाते हैं तभी तो मोटे हो रहे हैं। जब कुछ खाने से पहले आप सोचते हो खाऊं ना खाऊं, पर हम सोचते नहीं हैं। चल मैं खा लेती हूँ। फिर हम बिना सोचे खाते हैं तो फिर हमारा शरीर हमारे बारे में नहीं सोचता है ना। तो वही तो आप तो सोच। अब तुम लोगों को तो सोचना ही नहीं पड़ता, खाते भी जाओ फिर भी कोई असर ही नहीं होता। ऐसी बॉडी सबकी नहीं होती ना। तो जिसमें बात खाते हैं हाइट बढ़ जाती है। हाँ बताओ। अंशी के साथ भी मेरे को लगता है यही है। अब तो रुक गई। रुक गई है। चांद से पे बैठने के। अमित सच में देश से छोटा लग रहा था कल। नहीं मैं बोला वो लंबा। वो मैं वैसे बैंड होकर चलते हैं तो हाँ चलो। हाँ जी। कोर्जन क्या होता है? किसी को क्या देना? धमकी देना। ठीक है। या फिर ना कुछ ऐसा कमिट करना जो कि आईपीसी ने मना कर रखा है। आईपीसी का मतलब इंडियन पीनल कोड। तो लगती है ना, धारा लग जाती है आईपीसी की। मान लो किसी ने कहा कि तू मेरे से कॉन्ट्रैक्ट कर ले, नहीं तो
मैं सुसाइड कर लूंगा। कॉन्ट्रैक्ट क्यों बोला ऐसे मैंने? करेगा कि तू मेरे से शादी कर ले, नहीं तो मैं सुसाइड कर लूंगा। ये हम शोले वाली कर रहे हैं। ठीक है, तो कोई ऐसा सुसाइड करना क्या आईपीसी परमिट करता है? नहीं। इंडियन पीनल कोड के तहत ये जो सुसाइड करना है ये फॉरबिडन है, मना ही है इस चीज की। ठीक है, तो कोर्जन में ये ध्यान रखना कि जो चीज की आप धमकी दे रहे हो, वो धमकी जिस काम को करने की दे रहे हो, वो काम इंडियन पीनल कोड उसको मना करना होना चाहिए। ठीक है, तो कोर्जन का मतलब क्या है? कोर्जन इज द कमिटिंग, कुछ ऐसा कमिट करना या कमिट करने की धमकी देना, भाई किसी से कुछ करवा लेना ऐसे धमकी देके। ठीक है, कोर्जन इज द कमिटिंग और थ्रेटनिंग टू कमिट एनी एक्ट forbidden by इंडियन पीनल कोड और द अनलॉफुल डिटेनिंग। डिटेनिंग क्या होता है? जब्त करना। भाई किसी की प्रॉपर्टी है किसी और के नाम, आपने उसको अनलॉफुली उसके ऊपर अपना हक जमा कर बैठे हो, समझ रहे हो? ये भी कोर्जन में ही आएगा। ठीक है, आईपीसी मना करता है किसी की प्रॉपर्टी को आप लॉफुली भाई एक्वायर करते हो, अलग बात है, अनलॉफुली आप किसी की प्रॉपर्टी को जब्त नहीं कर सकते। ठीक है, तो अनलॉफुल डिटेनिंग और थ्रेटनिंग टू डिटेन एनी प्रॉपर्टी, अभी आपने डिटेन नहीं किया लेकिन डिटेन करने के लिए धमकी दे दी, वो भी कोर्जन में फॉल करेगा। टू द प्रेजुडिस ऑफ एनी पर्सन व्हाटएवर, मतलब किसी भी पर्सन के फायदे के लिए, विद द इंटेंशन ऑफ कॉजिंग एनी पर्सन, दूसरे पर्सन को नुकसान पहुंचाकर, टू एंटर इनटू एग्रीमेंट, भाई तुम्हें नुकसान पहुंचाकर तुमसे जबरदस्ती एक एग्रीमेंट करवाया गया और उस एग्रीमेंट से मान लो किसी थर्ड पर्सन को फायदा होने वाला है, तो ये सारे एग्रीमेंट कहां पर फॉल करेंगे? आपके कोर्जन में। ठीक है, अब मुझे बताओ, ये कोर्जन में आपने जो धमकी दी है, धमकी देकर किसी से कुछ ऐसा काम करवा लिया जो काम आईपीसी मना करता था, तो ये कॉन्ट्रैक्ट क्या होने चाहिए? वॉइड होने चाहिए या वॉइडेबल होने चाहिए? वॉइडेबल। क्यों? क्योंकि जिसकी कंसेंट जबरदस्ती ली जा रही है वो तो केस, उसने तो कोई गलती की ही नहीं, तो वो तो केस कर सकता है ना भाई। भाई उसके अगर आप वॉइड कह दोगे तो वॉइड में तो फिर उसके पास भी कोर्ट के दरवाजे बंद हो गए, है ना। लेकिन जिसकी कोई गलती नहीं है, जिसको धमकी दी जा रही है, उसके लिए कोर्ट के दरवाजे खुले रहने चाहिए। इसीलिए हम इस कॉन्ट्रैक्ट को क्या बोलेंगे? वॉइडेबल बोलेंगे। क्लियर है? ठीक है, अब एक बात सुनना, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट आपको समझ में आ गया ये कोर्जन क्या होता है और कोर्जन के कॉन्ट्रैक्ट क्या होते हैं। अब मान लो मैंने क्या कहा था, वो सुपारी सुना है? किसी को सुपारी देना, दिए तो नहीं किसी को? अच्छा, मूवीज में देखा होगा, देखा है? सुपारी दे देते हैं, है ना। तेरे को मैं 1 करोड़ रुपए दूंगा, तेरे को इस बंदे को गन से मारना है ना, गोली से उड़ाना है, समझ रहे हो? अब गोली से उड़ाना आईपीसी के तहत गलत काम है ना। किसी का मर्डर करना, भाई तेरे को उसका मर्डर करना है, मैं तुझे 1 करोड़ रुपए दूंगा, उसके लिए ले एडवांस रख 10 लाख रुपए। क्या कहा? सुपारी दी, तेरे को किसी का मर्डर करवाना है और ये 10 लाख रुपए एडवांस रख, बाकी वैसे मर्डर के बाद। ऐसा ही होता है ना मूवीज में एग्रीमेंट। अब एक बात सुनो, जिसको हमने सुपारी दी है उसके पास कोर्ट के दरवाजे खुले हुए होने चाहिए या नहीं? नहीं। क्यों? जबरदस्ती थोड़ी दी है वो। जिसको सुपारी दी है, मान लो उसका काम नहीं था भैया मर्डर करना, जबरदस्ती किसी को कराया आपने, नए बंदे को सुपारी खरीद देंगे, एक्सपीरियंस तो देते हैं। नए बंदे को दिया हमने। मान लो एक ऐसा बंदा था जो ये काम नहीं करता, तो भाई जो ये काम वैसे भी मर्डर करने वाला काम करते हैं वो भी तो लीगल नहीं कर रहे ना, ठीक है, उनको तो मैं साइड ही कर रही हूँ। एक ऐसा पर्सन जो बेचारा शरीफ है और उसको किसी का मर्डर करने के लिए कह रहे हैं, तो वो इलीगल है। वो क्यों करेगा? पहली बात, लेकिन 10 लाख रुपए आप उसके पास रख के आ गए और उसने भी रख लिए, 10 लाख रुपए उसने भी रख लिए, लेकिन वो कोर्ट में चला गया, मान लो कि मेरे पास ऐसे ऐसे कोई बंदा आया था कि मर्डर करने के लिए पैसे दे के गया है, तो कोर्ट इस कॉन्ट्रैक्ट को क्या कहेगी? वॉइडेबल। यानी कि इस कॉन्ट्रैक्ट में क्या मर्डर करने की जरूरत है? नहीं। क्यों? क्योंकि आप कोर्ट के पास चले गए। लेकिन क्या 10 लाख पे आपका हक है? क्या करना पड़ेगा आपको? 10 लाख मतलब वापस देने पड़ेंगे।
चाहे कोर्ट रखेगी उसको, चाहे कहीं भी यूज होगा, लेकिन वो 10 लाख आपके हाथ से निकलेंगे, आपको वापस देने पड़ेंगे। तो यानी कि जो ये कोर्जन में कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, सेक्शन 15 में जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, उसका लीगल इफेक्ट क्या होगा वो लिखा हुआ है सेक्शन 19 में। और इस लीगल इफेक्ट में क्या लिखा हुआ है कि जो भी बेनिफिट आपने इस कॉन्ट्रैक्ट से एक्वायर किया है, आप कोर्ट में गए, आपको जो 10 लाख का बेनिफिट हुआ होगा, उस बेनिफिट को आपको क्या करना पड़ेगा, रीस्टोर करना पड़ेगा, वापस देना पड़ेगा। समझ रहे हो, कोर्ट के हाथ में जमा करवाना पड़ेगा। क्लियर है? अब पढ़ लो इसको डेफिनेशन से करना है वहां से कर लेना, एनालिसिस से करना है वहां से कर लेना, लेकिन ज्यादा आसान शायद ऊपर ही मिल जाएगा तुम्हें डेफिनेशन से ही। ठीक है? कोअर्जन इज द कमिटिंग और थ्रेटनिंग टू कमिट एनी एक्ट फॉरबिडन बाय इंडियन पीनल कोड or the unlawful detaining or threatening to detain the property to the prejudice of any person, किसी भी पर्सन के फायदे के लिए, with the intention of causing दूसरे पर्सन को नुकसान पहुंचाकर to enter into agreement, कि तू एग्रीमेंट में एंटर हो और ये काम कर, और दूसरे पर्सन को आप नुकसान पहुंचा के थर्ड पार्टी के बेनिफिट के लिए अगर आप ऐसी कोई धमकी वाला काम करवाते हो तो वो कॉन्ट्रैक्ट हमारे कोर्जन के अंडर आते हैं। ठीक है? अब इफेक्ट कहाँ लिखा हुआ है देखो, सेक्शन 19 में, Contract induced by coercion is voidable at the option of party। कौन सी पार्टी के ऑप्शन पे voidable है? जिसकी कंसेंट जबरदस्ती ली गई है, aggrieved पार्टी जिसको हम बोलते हैं। Contract induced by coercion is voidable at the option of party whose consent was obtained। ठीक है? As to the consequences of rescission of voidable contract। अब देखो जब वो कोर्ट में चला गया तो कॉन्ट्रैक्ट टूट गया ना एक तरीके से, या तो वो मर्डर कर देता तो कॉन्ट्रैक्ट की परफॉर्मेंस हो जाती, लेकिन अगर वो कोर्ट में चला गया तो कॉन्ट्रैक्ट टूट गया है। तो एज टू कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ रेसिशन ऑफ वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, पार्टी रिजाइनिंग अ वॉइड कॉन्ट्रैक्ट शुड इफ ही हैज रिसीव्ड एनी बेनिफिट, हमारे एग्जांपल में जो 10 लाख रुपए वो रिसीव कर चुका था, देयर अंडर फ्रॉम पार्टी टू कॉन्ट्रैक्ट, तो उसको रीस्टोर करना पड़ेगा सच बेनिफिट टू द पर्सन फ्रॉम होम इट वाज रिसीव्ड, जिससे लिया था उसको वापस करना पड़ेगा। ठीक है? A person to whom money has been paid or anything delivered under coercion must repay or return it। अगर हमने ऐसा कोई कॉन्ट्रैक्ट दिया है जिसमें हमने आपको कोई बेनिफिट दे दिया था और आपने कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ दिया है, तो जो बेनिफिट आपने एक्वायर कर लिया है वो आपको वापस देना पड़ेगा। ऐसी बात लिखी हुई है सेक्शन 72 में। क्लियर है? चलो इसमें कुछ एग्जांपल है वो देख लो। एक हस्बैंड ने क्या किया था, ऑब्टेन की थी एक रिलीज डीड। रिलीज डीड क्या होती है? छुट्टी मिल जाना, मुक्ति मिल जाना रिश्ते से। ठीक है? एक रिलीज डीड उसने एक्वायर की उसकी वाइफ से और सन से, अंडर अ थ्रेट ऑफ कमिटिंग सुसाइड। मैं सुसाइड कर लूंगा, नहीं तो मुझे रिलीज डीड दे दो, पहले रिलीज डीड मुझे दे दो, नहीं तो मैं सुसाइड कर लूंगा। ये एक ऐसा काम करवाया जा रहा है ना धमकी देने वाला, तो ये सुसाइड करने वाली जो धमकी है वो क्या है, आईपीसी के तहत मना है। ठीक है? रिलीज डेट में क्या होता है? रिलीज डेट मान लो कोई प्रॉपर्टी उसकी वाइफ के और सन के नाम में थी, ठीक है, उसके नाम में थी वो प्रॉपर्टी, अब उसने मांगा है कि उसको मैंने क्या किया, कहीं पे गिरवी रखवा रखा है मान लो, ठीक है, उन लोगों ने लोन ले रखा था और कहीं पे गिरवी रखवा रखा था, तो हस्बैंड ने कहा कि मुझे मेरी प्रॉपर्टी के मतलब प्रॉपर्टी के पेपर्स वापस चाहिए। तो रिलीज डीड का मतलब क्या है, वहां से छुड़वा लेना बैंक से, ठीक है, और उसको इशू कर देना, ठीक है, जो पार्टनरशिप के पेपर है वहां से छुड़वा के उसको इशू कर देना। तो इसमें ये जो पेपर्स लिए लेकिन धमकी देकर लिए, तो इसको हम क्या बोलेंगे, ये जो ट्रांजैक्शन है वो सेट असाइड ऑन द ग्राउंड ऑफ कोवर्जन। कोवर्जन के स्टैंड पे, ग्राउंड पे इस ट्रांजैक्शन को सेट असाइड किया गया। सेट असाइड का मतलब डिसाइड करना, और डिसाइड कौन करेगा, कोर्ट करेगा। कौन करेगा? तो कोर्ट के लिए डिसाइड करने के लिए वर्ड लिखा जाता है सेट असाइड बाय कोर्ट, ठीक है। सुसाइड बीइंग फॉरबिडन बाय इंडियन पीनल कोड, तो द थ्रेट टू सुसाइड ऑफ सुसाइड अमाउंट्स टू कोवर्जन अंडर सेक्शन 15। आप कह रहे हो लोन ले रखा था, उसके बाद उसने अपने घर की कागज कर दिए, तो बाद में वो अपना पेपर्स ले लेगा, तो लोन तो सेक्शन में होगा। हाँ, लोन रीपे करना पड़ेगा। अब वो कैसे भी कोई करेंगे ना, क्योंकि लोन उन्होंने एक्वायर किया था, ठीक है। प्रॉपर्टी उसके वाइफ के बच्चे ना,
देखो इस एग्जाम्पल में ना क्लियरली इन्होंने बताया नहीं है कि ये रिलीज डीड किसके लिए है, तो मैं रिलीज डीड का टेस्ट एग्जाम्पल तुम्हें दे देती हूँ कि भाई रिलीज डीड का मतलब क्या होता है कि कोई भी चीज को छुड़वा लेने के पर्पस ले लेना, ठीक है। अच्छा एक चीज और, एन एजेंट रिफ्यूज टू गिव बुक्स ऑफ अकाउंट्स टू प्रिंसिपल अनलेस ही फ्री हिम फ्रॉम हिज लायबिलिटीज। एक एजेंट ने धमकी दी किसको, प्रिंसिपल को, कि जब तक आप मुझे सारी लायबिलिटी से मुक्त नहीं कर देते, भाई मान लो एजेंट ने कोई लोन ले रखा था, ठीक है, और वो उसको वापस करना था। अब एजेंट कह रहा है मेरा लोन माफ करो, नहीं तो मैं आपके जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स है वो मैं आपको नहीं दूंगा। बुक्स ऑफ अकाउंट्स किसकी प्रॉपर्टी है, प्रिंसिपल की, प्रिंसिपल की प्रॉपर्टी है। अब उसकी प्रॉपर्टी को आपने जबरदस्ती जब्त करके रख रखा अपने पास है कि नहीं, तो ये भी किस में आएगा, आपका कोवर्जन में आएगा। क्लास जब भी क्वेश्चन आएगा ना यहाँ से, आपको सबसे पहले तो वहां पे डिटेक्ट करना पड़ेगा क्या, कि यहाँ पर कोवर्जन है, फ्रॉड है, अनड्यू इन्फ्लुएंस है या मिसरिप्रेजेंटेशन। अब ये चारों पढ़ लोगे तो आपको डिसाइड करना आ जाएगा। कोवर्जन मतलब जो काम आईपीसी ने मना कर रखा है, आईपीसी ने जबरदस्ती किसी की प्रॉपर्टी को जब्त करने के लिए मना कर रखा है, फिर भी आपने वो काम किया तो वो कोवर्जन के अंडर आएगा। तो इसने बुक्स ऑफ अकाउंट्स किसकी प्रॉपर्टी है, किसकी प्रॉपर्टी है, प्रिंसिपल की। अब यहाँ पे प्रिंसिपल हैड टू गिव द रिलीज डीड। देखो यहाँ पर प्रिंसिपल ने भी रिलीज डीड दी। रिलीज डीड मतलब उस रिलीज डीड पे ये लिखा कि एजेंट की अब कोई लायबिलिटी नहीं है, उसको रिलीज कर दिया, एजेंट को छुट्टी दे दी, ठीक है। तो यहाँ पर जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है वो अंडर कोवर्जन हुआ है, क्योंकि अनलॉफुल डिटेनिंग ऑफ प्रिंसिपल प्रॉपर्टी, तो ये कॉन्ट्रैक्ट आपका कोवर्जन के अंडर आ जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट आता है आपका अनड्यू इन्फ्लुएंस। ये समझ में आ गया ना, अभी मैं क्वेश्चन कराऊंगी ना तो आपको अपने आप पहचानना आ जाएगा। सेकंड आता है आपका अनड्यू इन्फ्लुएंस, सेक्शन 16। सेक्शन 16 अनड्यू इन्फ्लुएंस का मतलब क्या है, पावर का गलत इस्तेमाल। वेरी गुड। कई बार होती है ना, पापा अपने पापा होने का गलत इस्तेमाल कर लेते हैं, सुना है? अब देखो कई बार क्या होता है, हमारी गलती नहीं भी होती है ना, पापा फिर भी थप्पड़ लगा देते हैं ना कई बार, हुआ है कई बार ऐसा। तो फिर कई बार बच्चे बोल नहीं जाते पापा हो तो क्या कुछ भी करोगे। तेरे को टिकता है, एक और आता है, क्या आता है, एक और टिक सकता है, वो बोल दिया या फिर बेल्ट आती है। अच्छा फिर बेल्ट आती है, उसके बाद जूते नहीं, कुछ नहीं, बस थप्पड़ से काम हो जाता है। इतनी जुबानी नहीं निकलती होगी तुम्हारी, है ना, थप्पड़ से ही बैठ जाते होगे बेड पे सीधा रोने धोने। थप्पड़ से थप्पड़ से डर नहीं लगता, जुबान से डर लगता है, डांट से। एक कुछ शरीफ बच्चे होते हैं जो डांट से डरते हैं, सही बात है, डांट से। और एक वो लाइन है ना, लातों के भूत बातों से नहीं मानते, वो मार से डरते होंगे। अमीशा बड़ी गर्दन हिला रही है, कितनी मार पड़ती है। चलो अच्छा, अनड्यू इन्फ्लुएंस मतलब आपका रिश्ता ऐसा है, आप उस रिश्ते का गलत इस्तेमाल कर रहे हो। अब इसमें मैं जो एग्जांपल लूंगी ना, तुम तो ऐसे हो जाओगे छोड़े एकदम से, हाँ आगे से एग्जांपल सुनना जरा। एक टीचर ने क्या किया, एक टीचर ने क्या किया, किसी बच्चे को कहा, वही कोई बच्चा था बड़ा अमीर, फॉर्च्यूनर लाता था बाहर, वो 2.5 लाख का था, वो आया था अपनी क्लास में, है ना। चलो तो टीचर ने क्या कहा कि अगर तुझे पेपर में अच्छे मार्क्स लाने हैं तो फॉर्च्यूनर की चाबी, चाबी का मतलब गाड़ी दे दे। ह्यूमन फिगर। अच्छा ठीक है, गाड़ी के पेपर बिना चाबी के जाओ उतार कर। चाबी आ जाना मतलब क्या है, सेंस तो यही निकलता है ना कि गाड़ी मेरे नाम कर दे, समझ गए। तो अगर मार्क्स अच्छे स्कोर करने हैं तो गाड़ी मेरे नाम कर दे। क्या ये अनड्यू इन्फ्लुएंस कहलाएगा? यस। भाई टीचर हो तो क्या अपनी पावर का गलत इस्तेमाल करोगे? मैम गई क्लास में 9 में अच्छे नंबर चाहिए तो सबकी स्कूटी की चाबी में क्या करोगी मैं सबकी स्कूटी होगा भेज देना। रोड का नाम बना दे, है ना रोडवेज, मजे आ जाएंगे। कंडक्टर को बन जाएगी, ड्राइवर बन जाऊंगी, ठीक है। फिर 25 लाख फिर लो वाली क्लास होगी ना उस दिन
बहुत कमाई होती है ना इनकी, बस वाला हम डेली आते तो हम देखते हैं कितने। तो अगर आपके पास एक ऐसा ओहदा है आपका, देखो स्टूडेंट और टीचर के बीच में गुरु शिष्य वाला जो वो रिलेशन है, आप उसका गलत इस्तेमाल नहीं कर सकते। और ये जो किया आपने वो गलत इस्तेमाल था, ठीक है। अच्छा दूसरा एग्जांपल मेरा, दूसरा एग्जांपल, मैं एग्जांपल भूल जाऊंगी भाई, भूल ही गई, सच में भूल गई। तो ये लेना ना, एक टीचर ने बच्चे से पिंक सूट की डिमांड करी। चलो मुझे याद आ गया डॉक्टर और पेशेंट का। भाई देखो एक पेशेंट बहुत बीमार है, ठीक है, और ना वो इतना बीमार है कि उसका दिमाग काम नहीं कर रहा है, ठीक है। डॉक्टर और पेशेंट के बीच में भी कैसा रिलेशन होता है? ट्रस्ट का रिलेशन होता है। भाई मान लो हम अपना जब कोई ऑपरेशन करवाने जाते हैं तो ऑपरेशन में जो चीरा फाड़ी होती है वो रिस्क पे होती है, तो आप अपना शरीर जब डॉक्टर को सौंप रहे हो तो उसके ऊपर विश्वास करके ही तो सौंप रहे हो। मान लो आपकी किडनी निकाल के बेच दे, आईफोन चाहिए होगा उसे, ठीक है ना, एक आईफोन के लिए अगर वो आपकी किडनी निकाल कर बेच दे तो ये गलत चीज हो जाएगी ना, ये अनड्यू इन्फ्लुएंस हो जाएगा। तो क्या करना है, एक रिलेशनशिप कैसा होता है? ट्रस्ट का रिलेशनशिप होता है, विश्वास का रिश्ता होता है। तो डॉक्टर इस विश्वास के रिश्ते को कायम ही रखे, अगर नहीं रखता तो वो अनड्यू इन्फ्लुएंस हो जाएगा, ठीक है। अब एक इसमें क्या किया था, एक एग्जांपल में डॉक्टर था, वो पेशेंट बहुत ज्यादा बीमार था, तो उसने अपनी प्रोफेशनल फीस ना एक एग्रीमेंट बनाया कि मेरी जो फीस बनती है वो इतनी बनती है, कुछ लाखों में कर ली, और उससे पेशेंट के साइन करवा दिए, अंगूठा लगवा दिया। अब वो बीमार था और आपने उसके साथ में गलत चीज कर दी, अपना मतलब रिश्ते के उसको आपने गलत इन्फ्लुएंस उसके ऊपर डाल दिया। क्या अंगूठा वैलिड नहीं होता आजकल। अच्छा ठीक है, वैलिड नहीं है, उस चीजों को साइड में रखो, मेरा एग्जांपल तो वैलिड है ना, ठीक है, क्लियर है। तो जहां पर आपका रिलेशनशिप ट्रस्ट का, कॉन्फिडेंस का है और उस रिश्ते का आप गलत इस्तेमाल करते हो तो वो आपका अनड्यू इन्फ्लुएंस में फॉल करेगा, ठीक है। मास्टर और सर्वेंट का रिलेशनशिप ट्रस्ट का होता है। मैं आपको और भी एग्जांपल दे देती हूँ जिससे आपको आराम से समझ में आ जाएगा। टीचर और बच्चे का नहीं, टीचर बच्चे का होता है भाई, गुरु शिष्य का नाता विश्वास का ही तो होता है। और बताओ ऐसे एग्जांपल। देखो ए ने क्या किया था, ए ने क्या किया था, उसका बेटा था अभी 15 साल का, माइनर था, तो उसने क्या किया, अपने बेटे को ना कुछ लोन दे दिया, 1 लाख रुपए दे दिया मान लो, माइनॉरिटी के टाइम पे, ठीक है। अब क्या हुआ, जब वो मेजर हो गया उसका बेटा 18 साल का हो गया, तो पापा ने ना अपनी पापा वाली पावर का गलत इस्तेमाल कर लिया। उन्होंने क्या किया, एक बॉन्ड बनाया और वो 1 लाख का लोन था उसको बना दिया 5 लाख का लोन, और वो बॉन्ड बनवा के बच्चे से साइन करवा दिया, बच्चे ने भी साइन कर दी, भाई पापा करवा रहे हैं, कुछ गलत थोड़ी होगा। ये और सोचेगा अपने नाम पे करवा रहे हैं 5 लाख, और खुश हो जाएगा कि मेरे साइन चलने लगे। हाँ, तो वो खुश हो जाएगा कि चलो भाई पापा करवा रहे हैं तो कुछ गलत थोड़ी करवाएंगे, और उसने खुशी खुशी में साइन कर दिया। तो ये जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, ये कॉन्ट्रैक्ट किसके किसके अंदर फॉल करेगा, अनड्यू इन्फ्लुएंस, ठीक है। यहाँ पर ए ने अनड्यू इन्फ्लुएंस को यूज किया। दूसरा एग्जांपल, एक आदमी था जो कि बहुत बीमार था, उसको बहुत बुरी ज्यादा वाली बीमारी थी और बुढ़ापा भी पूरा था उसके ऊपर। उसके लिए एक मेडिकल अटेंडेंट रखा गया घर पर ही, ठीक है। उसने क्या किया कि भाई आप यहाँ पर रखे जा रहे हो, आपको इसके बदले में मंथली सैलरी या जो भी आपकी फीस बनती है वो मिलेगी। उसने लेकिन क्या किया, एक अनरीजनेबल सम मांग लिया और उसके ऊपर साइन करवा रही कि आपकी ड्यूटी बनती है मुझे पे करना, ठीक है। तो वो भी क्या है, अनड्यू इन्फ्लुएंस है, ठीक है। एक एग्जांपल और, गांव में देखा है जो वो मुनीम बैठता है जो पैसे उधार देता है, क्या बोलते हैं उसको, मनी लेंडर को क्या बोलते हैं वहां पे हिंदी में, साहूकार, साहूकार लोन देता है वो सबको। अब हुआ क्या, एक गांव में ना ऐसे साहूकार था, उसने क्या किया, हाँ भाई कोई गरीब बंदा था, उसको पैसे की जरूरत थी। नॉर्मली वो साहूकार ना लोन देता था 1% ब्याज पे, कितने पे,
1% ब्याज पे। लेकिन उसने देखा कि सामने वाले पर्सन को पैसे की जरूरत है और वो उससे जब पैसे लेने आया साहूकार से, तो उसने उसको लोन तो दिया लेकिन कितने % ब्याज पे, मान लो 2% ब्याज पे या 3% ब्याज पे। अनरीजनेबल था। जो बाकियों से चार्ज करते हो वही मुझसे चार्ज करो। तो आपने मेरी मजबूरी का फायदा उठाया, है ना। तो ये भी क्या है, अनड्यू इन्फ्लुएंस है। क्लियर है। अच्छा अब एक चीज सुनना, एक आदमी था वो बैंक में लोन लेने गया और उस टाइम लोन लेने गया जिस टाइम मार्केट में तंगी थी, लोन जल्दी से अवेलेबल नहीं थे। अब एक बात बताओ मुझे, जहां अब ऐसी मार्केट में लोन लेने जा रहे हो, मार्केट का मतलब जहां मार्केट में थोड़ी सी गिरी हुई है, मार्केट दर गिरी हुई है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हुआ, बैंकर ने मना कर दिया कि आपको लोन नहीं मिलेगा। उसने कहा मुझे नीड है। बैंकर ने कहा लोन नहीं मिलेगा। बहुत ज्यादा कहने पर, रिक्वेस्ट करने पर बैंकर ने कहा ठीक है लोन दे देता हूँ, लेकिन 10% ब्याज पहले चार्ज करते थे, आपसे 15 लेंगे। अब मुझे बताओ यहाँ पर अनड्यू इन्फ्लुएंस है या नहीं है? नहीं है ना, पता चल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका अनड्यू इन्फ्लुएंस नहीं कहलाएगा। क्यों? क्योंकि आपको जो लोन की रिक्वायरमेंट है वो अकॉर्डिंग टू सिचुएशन हमको चार्ज करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो अगर आप ये प्रूव कर देते हो कि हमने 15% चार्ज किया है तो इस वजह से किया है, तो आपका कॉन्ट्रैक्ट बच जाएगा अनड्यू इन्फ्लुएंस में आने से। अदरवाइज हम इसको अनड्यू इन्फ्लुएंस के अंदर वाला कॉन्ट्रैक्ट ही मानेंगे। यानी कि बर्डन ऑफ प्रूफ किस पे रहेगा, बताओ। ये प्रूफ करने का बर्डन किस पे रहेगा कि भाई अनड्यू इन्फ्लुएंस नहीं है, मार्केट की वजह से मुझे चार्ज करना पड़ा था। बैंकर के ऊपर, साहूकार वाले एग्जांपल में साहूकार के ऊपर, है ना, मनी लेंडर के ऊपर। भाई आपको प्रूफ करना पड़ेगा कि आपने ब्याज ज्यादा चार्ज क्योंकि भाई हम तो आपका कॉन्ट्रैक्ट अनड्यू इन्फ्लुएंस में ही डाल देंगे और कॉन्ट्रैक्ट को रिजाइन कर देंगे, खत्म कर देंगे। अगर आपको लगता है कि नहीं मेरा कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है, तो आप प्रूफ करो कि आपने ज्यादा ब्याज क्यों चार्ज किया है। तो बर्डन ऑफ प्रूफ उस पर रहेगा जो बंदा गलत इस्तेमाल कर रहा है अपनी पावर का, ठीक है। क्लियर है। चलो अब इस अनड्यू इन्फ्लुएंस को थोड़ा सा सपोर्ट करने के लिए इन्होंने एनालिसिस में देखो बढ़ा दिया है कि अनड्यू इन्फ्लुएंस तभी कहलाएगा जब दोनों पार्टीज के बीच में क्या हो, रिलेशनशिप हो। क्या हो, रिलेशनशिप हो। डॉक्टर और पेशेंट के बीच में एक रिलेशनशिप क्रिएट हो जाता है, ट्रस्ट का रिलेशनशिप, ठीक है। उसके बाद है पोजीशन ऐसी होनी चाहिए जिसमें आप डोमिनेट करो दूसरे की विल को, दूसरे की इच्छा को दबाने का प्रयास कर रहे हो। जैसे फादर ने सन के साथ में किया कि बॉन्ड ज्यादा अमाउंट का साइन करवा लिया उससे, कि लोन दिया था 1 लाख का, 5 लाख का बॉन्ड साइन करवा दिया। तो आपने क्या किया, दूसरे की विल को डोमिनेट करने की कोशिश की है। अब इसमें देखो क्या क्या लिखा हुआ है। सबसे पहला आपका रियल एंड अपेरेंट अथॉरिटी होनी चाहिए आपके पास। क्या फादर की सन के ऊपर रियल अथॉरिटी होती है? होती है ना भाई। पापा जो कहेंगे बच्चे वही मानते हैं। तो आपने उस चीज का अगर गलत इस्तेमाल किया है तो वहां पर आपका अनड्यू इन्फ्लुएंस आ जाएगा। फिड्यूशियरी रिलेशनशिप, फिड्यूशियरी रिलेशनशिप भी उसी को बोलते हैं जिसमें हमारा ट्रस्ट का, कॉन्फिडेंस का रिश्ता होता है। अब एक बात सुनना, आपने जो ये शेयर्स में डील करते हैं, कई लोग तो खुद शेयर्स खरीदते बेचते हैं, कई लोग ब्रोकर के थ्रू खरीदते बेचते हैं ना, करते हैं ना। तो जो ब्रोकर है और जो मैं उनका क्लाइंट हूं, उनके बीच में भी ट्रस्ट का रिलेशनशिप रहता है। जैसे मैंने अपने ब्रोकर को क्या बोला कि कल इस शेयर का जो प्राइस है वो बढ़ेगा तो तू मेरे शेयर्स बेच देना, ठीक है। मैंने उसको ऐसा इंस्ट्रक्शन दिया। अब ब्रोकर की लायबिलिटी बनती है ना कि वो उस टाइम पे मेरे शेयर्स को बेच दे, बनती है ना उसकी लायबिलिटी। अगर मान लो अपने बेनिफिट के लिए उसने मेरे शेयर्स को नहीं बेचा तो उसने अपनी पावर का गलत इस्तेमाल किया है। भाई मैंने अपने शेयर्स को खरीदने बेचने की पावर अगर तुझे दी थी, अथॉरिटी मैंने तुझे दी थी, तो यानी कि ट्रस्ट करके ही दी थी। और अगर आपने उसका गलत इस्तेमाल किया तो वो कॉन्ट्रैक्ट भी आपका किस में आ जाएगा, फिड्यूशियरी रिलेशनशिप में। अच्छा आप लोगों ने बहुत ज्यादा सुना होगा ये जो गुरुजी होते हैं बहुत सारे, सुने हैं, बाबा जी जिसको कहते हैं, वो ऐसे कहते हैं तुम्हें मोक्ष की प्राप्ति होगी। मोक्ष की प्राप्ति होगी किस लिए होगी भाई, ये जो आपके नाम प्रॉपर्टी है ना, ये आपका घर, इसको आप गुरु के नाम पर दान कर दो तो आपको मोक्ष मिलेगा। एक और होता है ऐसे बाबा देखते हैं। एक सुसाइड बॉम्ब में तो रास्ता हैं? सुसाइड बॉम्ब में सुसाइड जैकेट पहन के। अच्छा आपने नहीं सुना?
टेररिज्म के बारे में सुना आपने? क्या बात कर दी? चलो फिर बताना तो गाना ही सुना दी तो चलो तो ऐसे सुने तो है ना ये वाले एग्जांपल, सुने नहीं है तो मूवीज में तो देखे होंगे। बाबा जी ने क्या कहा कि अपना ये जो मोह माया है सब त्याग दे और गुरु जी की शरण में आ जा, बाबा जी की शरण में आ जा, है ना। तो ऐसे करके ना उसने उसकी प्रॉपर्टी पे साइन करवा लिए। ये भी क्या है, अनड्यू, ठीक है। बस राम रहीम का तो नाम मत लो। पापा का एग्जांपल कि वो एसी में रहते हैं, अंधे के ऊपर कमरे उत्तर में। अच्छा सर एक हफ्ते तक फीस मांगते हैं हाँ वो किसने आएगा? फीस मांगना अनड्यू इन्फ्लुएंस है। जनता पे मांगो नहीं दे करते बताइए चल आज कह दियो सर आपने हमारे ऊपर अनड्यू आप तो ले दी ना कि आप तो क्या फायदा रिक्लेम नहीं कर सकते हो। एक बात सुनना, वो उनकी क्या है चार्जेस है। अगर वो 35,000 की फीस के बदले आपसे 40,000 रुपए मांगते, दैट्स कॉल्ड अनड्यू ये इन्फ्लुएंस। एनजीओ नाम से खोल रखा है। किसने कहा ये एनजीओ है? ये एनपीओ है। इसकी में 3500 फीस होनी है, 35,000 सच्ची उसमें कल एनपीओ करवा रहे थे तब कह रहे थे कि ये बीएनपीओ की तरह ही है। अच्छा तो एनपीओ में तो सर्विस भी तो देते हैं ना। So please guide us, what should we do? अच्छा तुम लोग ना हमें सब जैसे कहते हैं ना वैसे तुम लोग भी करना कभी, मतलब थोड़ा सा आइडिया लगाया करो एक्सपेंसेस का, फिर उस भी हाफ पे सर कह रहे होंगे एनजीओ, उसी पे आपको कह रहे हैं। है ना। एनपीओ के वैसे में टर्म्स और कंडीशन जो है वो तो सेटिस्फाई नहीं हो रहे, क्योंकि उसमें तो ये होता है कि सिर्फ जो मेंबर्स होते हैं वो देते हैं, तो मेंबर्स थोड़ी हैं। अच्छा वो है तो जिनको बेनिफिट दिया जाता है कंट्रीब्यूट तो वही करते हैं ना। सोसाइटी के मेंबर्स को बेनिफिट मिलता है तो वो मेंबर्स से जो बेनिफिट जो उनको मिल रहा है उसके पैसे भी तो उन्हीं से ही एक्वायर किए जाते हैं। मेंबर्स को थोड़ी ना मिलता है बेनिफिट, तो पूरी सोसाइटी को मिलता है। ऐसा नहीं होता। ऐसा ही होता है। एनपीओ में ये होता है, बेनिफिट पूरी सोसाइटी को मिलता है लेकिन मेंबर्स को मेंबर्स देते हैं। चलो थर्ड पॉइंट है आपका मेंटल डिस्ट्रेस। मेंबर्स ये आपका प्यार से हो। ये आपका एग्जाम्पल हो जाएगा मेंटल डिस्ट्रेस का, जो भी मैंने पेशेंट वाला दिया, ठीक है। अगर किसी का माइंड ठीक नहीं है और अगर आप उसकी उस चीज का गलत इस्तेमाल करते हो, वो भी आपका क्या आ जाएगा, नेक्स्ट आता है अनकॉन्शनेबल बार्गेन्स। ये आपका जो इंटरेस्ट रेट वाला एग्जाम्पल था वो यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। इसमें एक एग्जाम्पल और भी है। अच्छा, एक 18 साल का यूथ था जो कि बहुत ज्यादा पैसे खर्च करता था फालतू में, और पी भी रखी थी उसने, ठीक है। ड्रंकर्ड भी था और स्पेंड थ्रिफ्ट भी था। स्पेंड थ्रिफ्ट क्या होता है, जो ज्यादा खर्चीला होता है, ठीक है। उसने क्या किया, 90,000 रुपए बोरो किए और बॉन्ड पे साइन कर दिया, और बॉन्ड पे रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या लिखा हुआ था, 2% पर मैंसम। ज्यादा रेट है ना, 2% पर मंथ लगा लो, जैसे 24% साल का हो गया। इतनी ब्याज तो कहीं भी नहीं है। तो क्या हुआ, एक तरीके से जिसने वो बॉन्ड साइन करवाया है, जिसने वो 90,000 रुपए उसको दिए हैं, उसने उसकी उस पोजीशन का गलत इस्तेमाल किया है। भाई वो पिए हुआ है तो इसका मतलब क्या हुआ, अब उसको जो बॉन्ड कोई भी साइन करवा लोगे आप उससे, नहीं, वो भी क्या है, अनड्यू इन्फ्लुएंस है, ठीक है। इतने गौर से जो सुन रहे हो ना तुम इस एग्जाम्पल को, उतना समझ भी लेना। चलो, ऑब्जेक्ट मस्ट बी टू टेक अनड्यू एडवांटेज। अब ये ध्यान रखना कि अनड्यू इन्फ्लुएंस में जो ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, जो उद्देश्य होना चाहिए, वो अनड्यू एडवांटेज लेने का होना चाहिए। जैसे एडवांटेज मतलब फायदा, एडवांटेज वो थोड़ा सा टोन ऐसा आता है, एडवांटेज ही बोलते हैं। और ध्वनि तुम बोलना देखा ना, एडवांटेज वही निकल रहा है आपका। आपका ऐसा कर रहे हो हम प्रोनाउंसिएशन लिख रहे हैं। अच्छा तुम गूगल करना, वो क्या बोलते हैं, गूगल कीजिए। एडवांटेज आता है, एडवांटेज बोलते हैं, एडवांटेज। मैं भी कोई और वर्ड पूछती हूँ तुमसे। नहीं, वो प्रोनाउंस अलग अलग कर रहे हैं सब, ये बहुत है। चलो ढूंढ लेते हैं, ठीक है। एक एग्जाम्पल है जिसमें उसका ऑब्जेक्टिव किसी का फायदा उठाना नहीं था। जैसे एग्जाम्पल है, एक टीचर ने ना अपनी बेटी को कहा कि मेरे पास ना एक स्टूडेंट आता है जो बड़ा ब्रिलियंट है,
क्या सुनना? अब क्या बोल रहा है? रिपीट। ठीक है, एडवांटेज। ऐसे बोला अभी वही निकल रहा है ना? एक ही सामने और भी लगा है अच्छा ठीक है, एडवांटेज है ना? है ना। अब एक टीचर ने क्या कहा, अपनी बेटी को बोला कि हमारे यहाँ पर एक ब्रिलियंट स्टूडेंट है, तो तुम्हें उसी से ही शादी करनी है। बोला तो बड़ी शान से आया था, हाँ जी मैम, जैसे शादी का है क्या जीवन सफल हो गया हमारा। चलो अब देखो, ऐसा नहीं है कि उसकी लड़की कोई पागल थी, उसकी लड़की भी इंटेलिजेंट थी, स्मार्ट थी, है ना? उसकी लड़की भी इंटेलिजेंट थी। तो बोथ द गर्ल एंड बॉय वर स्मार्ट, सेटल्ड एंड इंटेलिजेंट। उसकी भी अच्छी जॉब लग चुकी थी और उसके स्टूडेंट की भी अच्छी जॉब लग चुकी थी। भाई मदर ने डिसाइड किया कि ठीक है आप लोग शादी करो। ट्यूशन पे करके रहते हो चलो भाई, उनका कोई वो नहीं था, आपस में रिलेशनशिप भी नहीं था। मदर ने कहा कि हाँ वो भी वेल सेटल्ड है, तुम भी वेल सेटल्ड हो, तो शादी कर लो, ठीक है? अब एक बात सुनना, क्या यहाँ पर कुछ ऐसा यूज हो रहा है जहाँ पर वो उसका फायदा उठाने की कोशिश कर रही हो अपने रिलेशनशिप का? नहीं। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, टीचर हैड अ रिलेशन which can have influence over both of them। भाई वहां पे उसका रिश्ता है टीचर और स्टूडेंट का, और यहाँ पर है मदर और डॉटर का। चाहे तो उठा सकते हैं, लेकिन इस रिश्ते में ऐसा कोई फायदा उठाने वाली बात नहीं की गई है। तो यहाँ पर कोई अनड्यू एडवांटेज नहीं है। Was taken such contract of marriage is said to be made by free consent। यहाँ पर फ्री कंसेंट एग्जिस्ट करती है। देखो लड़का भी राजी है और लड़की भी राजी है, जबरदस्ती उसकी मम्मी ने उससे हाँ नहीं करवाई, ठीक है? अगर उसकी मदर, देखो लड़की को अगर पसंद नहीं होता लड़का और मदर जानबूझ के बार बार उसको कहती कि नहीं तुझे यही करनी है, वो अनड्यू इन्फ्लुएंस, ठीक है? चलो, बर्डन ऑफ प्रूफ मैंने आपको बता दिया किसके ऊपर रहेगा, जो पर्सन सामने वाले को दबा रहा होगा, बर्डन ऑफ प्रूफ उसी के ऊपर रहेगा, ठीक है? हाँ जी। पावर टू सेट असाइड कॉन्ट्रैक्ट इंड्यूस्ड बाय अनड्यू इन्फ्लुएंस, ये सेक्शन 19A में लिखा हुआ है। मैंने सेट असाइड का मतलब क्या बताया, डिसाइड करना कोर्ट के द्वारा, है ना? तो पावर टू डिसाइड कॉन्ट्रैक्ट इंड्यूस्ड बाय अनड्यू इन्फ्लुएंस, किसके पास है ये पावर? ये पावर है कोर्ट के पास। तो एनी सच कॉन्ट्रैक्ट मे बी डिसाइडेड ईदर एब्सोल्युटली और इफ द पार्टी हु वाज एंटाइटल्ड टू अवॉइड इट हैज रिसीव्ड एनी बेनिफिट upon such terms and condition as to the court may seem just, ठीक है? कोर्ट जैसा डिसाइड करेगी। अगर आपने उस अनड्यू इन्फ्लुएंस में कोई एडवांटेज ले लिया था तो आपको वो रिस्टोर करना पड़ेगा, वापस देना पड़ेगा, ठीक है? चलो, ए मनी लेंडर था, उसने बी को 1 लाख रुपीस दिए थे। बी था एग्रीकल्चरलिस्ट, ठीक है? तो इसमें क्या हुआ, बाय अनड्यू इन्फ्लुएंस इंड्यूस्ड बी टू एग्जीक्यूट अ बॉन्ड फॉर 2 लाख रुपीस। 1 लाख का लोन देके, भाई मैंने तुझे लोन दिया, इस पावर का वो गलत इस्तेमाल करने लगा और बॉन्ड उससे साइन करवा दिया 2 लाख रुपए का 6% पर मंथ पे, ठीक है? तो कोर्ट ने डिसाइड किया कि बॉन्ड जो है वो क्या है, अनड्यू इन्फ्लुएंस के द्वारा वो कॉन्ट्रैक्ट किया गया है। तो कोर्ट ने क्या डिसाइड किया कि 1 लाख रुपए ही वापस करने पड़ेंगे और इंटरेस्ट जितना मार्केट में चल रहा होगा उतना ही देना पड़ेगा, 6% की कोई वैलिडिटी नहीं है, ठीक है? मान लो किसान है, उसको ज्यादा नहीं पता, उसने सीधा बॉन्ड पे ऐसे ही साइन कर दिए, तो वो भी गलत इस्तेमाल में ही आता है, वो भी अनड्यू इन्फ्लुएंस में ही आता है, ठीक है? अगला एग्जांपल मैं तुम्हें बता चुकी हूँ। यहाँ पर उस स्टूडेंट ने टीचर के ऊपर केस डाला था, ठीक है? जो वो गाड़ी वाली बात बताई थी मैंने, ठीक है? चलो, नेक्स्ट आता है सेक्शन 17 फ्रॉड। फ्रॉड क्या होगा? फ्रॉड, हाँ जी, किसी के साथ धोखाधड़ी करना। अब किसी के साथ आप धोखाधड़ी कैसे करोगे? मान लो कोई चीज ऐसी है जो आपको पता है कि ये खराब है, लेकिन आप उसको अच्छा बना के बेच रहे हो, ये भी क्या है? धोखा, है ना? मैं ये नहीं कह रही फ्रॉड कोई बड़ा फ्रॉड उठाओ, छोटे छोटे भी फ्रॉड होते हैं। भाई कईयों का मान लो फोन बिल्कुल खराब है ना? उसने क्या किया, फोन को उसी टाइम थोड़ा बहुत ठीक करवा के ऐसे बेच दिया कि हाँ बहुत सही चल रहा है, अभी तो लिया था मैंने, यूज इतने दिन किया है, और जैसे ही उस बंदे ने लिया अगले दिन से उसका फोन चलना बंद हो गया। ये क्या था? फ्रॉड था, ठीक है? तो फ्रॉड में क्या होता है,
फ्रॉड मीन्स एंड इंक्लूड्स एनी ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स कमिटेड बाय अ पार्टी और विद हिज कॉन्निवेंस, उसकी इच्छा से, उसका एजेंट अगर कर रहा है विद एन इंटेंट टू, मतलब किस इंटेंशन से, टू डिसीव अनदर पार्टी। डिसीव होता है नुकसान पहुंचाना, सामने वाली पार्टी को नुकसान पहुंचाने के लिए अगर आप कोई भी ऐसा काम करते हो या किसी से करवाते हो तो वो आपको क्या कहलाएगा? फ्रॉड कहलाएगा। अब इसमें ये जो 5 पॉइंट लिखे हुए हैं वो जरा देख लो। द सजेशन एज अ फैक्ट ऑफ दैट विच इज नॉट ट्रू by one who does not believe it to be true। इसका कहने का मतलब क्या है? ये थोड़ी सी ना लाइंस तो मैं थोड़ी सी कंफ्यूज करेंगी, मैं तुम्हें सिंपल मीनिंग बता देती हूँ कि कोई सच मुझे पता है किसी चीज के बारे में कि मेरी चीज ठीक नहीं है, लेकिन आप सामने वाले को झूठ बोल रहे हो कि ये चीज बिल्कुल परफेक्टली चल रही है, ठीक है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? फ्रॉड बोलेंगे। अभी मैं तुम्हें फ्रॉड और मिसरिप्रेजेंटेशन दोनों रिलेट करके बताऊंगी। क्या हो गया? फ्रॉड और मिसरिप्रेजेंटेशन दोनों रिलेट करके बताऊंगी। एक ही एग्जांपल में दोनों चीजें। जैसे एक स्कूटी बेच रही थी मैं, ठीक है, एक स्कूटी बेच रहे थे, उस स्कूटी का इंजन बिल्कुल खराब था, मुझे पता था कि इंजन खराब है, लेकिन मैंने सामने वाले को क्या कह के बेचा कि मेरी स्कूटी बिल्कुल चकाचक चल रही है ना? ये क्या है? फ्रॉड है। ये क्या है? फ्रॉड है। अब इसी एग्जांपल को थोड़ा सा चेंज करती हूँ। जो इंजन खराब था वो मुझे भी नहीं पता था, स्कूटी का इंजन खराब है ये मुझे भी नहीं पता है, लेकिन फिर भी मैंने क्या कहा कि स्कूटी का इंजन ठीक है। क्या मुझे पता थी ये चीज? नहीं। तो इसको हम क्या बोलेंगे? मिसरिप्रेजेंटेशन, ठीक है। जिसमें आपकी इंटेंशन दूसरे को नुकसान पहुंचाने की है वो है फ्रॉड, लेकिन जिसमें आपकी इंटेंशन सामने वाले को नुकसान पहुंचाने की नहीं है वो आएगा मिसरिप्रेजेंटेशन। मिसरिप्रेजेंटेशन में बहुत अच्छे अच्छे एग्जाम्पल ऐसे हैं जहां पर आपको कई बार लगेगा कि मैम कैसे हो सकता है ये, वहां पर आपका कैबिनेट टेम्पर का रूल फिर से आ जाएगा, है ना। जैसे मान लो अभी मैंने एग्जांपल लिया स्कूटी के इंजन का, मुझे नहीं पता था कि वो ठीक है या नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने कह दिया कि ठीक है, उसको हम बोलेंगे मिसरिप्रेजेंटेशन। लेकिन मान लो मैंने क्या कहा कि ये स्कूटी मैं बेच रहा हूँ, अपने आप चेक करवा लेना, मुझे कुछ नहीं पता, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लग जाएगा? कैविट एम्प्टर रूल अप्लाई हो जाएगा। बायर को खुद उस स्कूटी को चेक करवा लेना चाहिए खरीदने से पहले। बाद में मान लो स्कूटी खराब निकलती है तो मेरे को दोषी नहीं ठहरा सकता कि आपने तो बताया ही नहीं था कि इसमें ये कमी थी। भाई मैंने तो कुछ भी नहीं बताया था ना, मैंने ये भी तो नहीं कहा था कि सही चल रही है। दूसरे वाले केस में, पहले वाले एग्जाम्पल में मैंने कहा था कि बिल्कुल ठीक चल रही है, लेकिन मुझे पता ही नहीं था कि उसमें कोई खराबी है, वो तो मिसरिप्रेजेंटेशन वाला केस है। लेकिन अगले ही केस में मैंने क्या चेंज की है? मैंने ऐसा बोला कि सारे फैक्ट मुझे बताने जरूरी नहीं है। आपको सेल ऑफ गुड्स एक्ट का वो एग्जांपल याद आ रहा है, पिग्स वाला? वहां पर हमें जो पिग्स बेचे थे हमने वो इन्फेक्टेड थे, लेकिन मैंने कुछ नहीं कहा। मैंने क्या कहा? कुछ नहीं बोला उसको, तो वहां पर कैविट एम्प्टर रूल लग गया था आपका कि बायर को खुद चेक करवा लेना चाहिए था खरीदने से पहले, ठीक है। तो मेरी सारी ड्यूटी नहीं है बताना, मेरा चुप रहना कभी भी फ्रॉड नहीं कहलाएगा, समझ रहे हो। सारे फैक्ट्स बताना मेरी ड्यूटी नहीं है, लेकिन कुछ एलिमेंट ऐसे भी होते हैं जहां पर आपका बोलना जरूरी है। अब जैसे मान लो कोई केमिकल है, उसके यूज के बारे में सिर्फ आपको ही पता है कि वो केमिकल अगर इस तरीके से खोलोगे तो नुकसान नहीं करेगा, लेकिन सीधा अगर आपने ढक्कन यूं खोल दिया तो आपके ऊपर ही आ जाएगा। तो ये जो एक्सप्लोजन वाला है ये आपको पहले बताना जरूरी है। यहाँ पर अगर आप साइलेंट रहे तो ये कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा? समझ रहे हो? तो अभी धीरे धीरे बर्डन ऑफ प्रूफ वाला ये है, देखो आप अगर किसी से बहुत ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करते हो, ठीक है, तो ये चीज आपको प्रूव करनी पड़ेगी कि आप क्यों चार्ज कर रहे हो। कोर्ट तो कहेगी कि आपने अनड्यू इन्फ्लुएंस किया है, लेकिन अगर आपके पास वैलिड रीजन है कि मार्केट में ऐसी कंडीशन चल रही थी तो मुझे चार्ज करना पड़ा, तो आप बच सकते हो अनड्यू इन्फ्लुएंस से। ये है बर्डन ऑफ प्रूफ, ठीक है। तो बर्डन ऑफ प्रूफ उस पर्सन पे रहेगा जो उस पावर का गलत इस्तेमाल कर रहा है, ठीक है। हाँ जी। अगर प्रिंसिपल को पता था कि किसी चीज के अंदर कोई डिफेक्ट है और उसने अपने एजेंट से उस चीज को बिकवा दिया, एजेंट को नहीं पता था, तो क्या होगा? तो एजेंट ने तो अपनी प्रेजेंटेशन रख दी,
लेकिन प्रिंसिपल के बिहाफ पे यस होम रिप्रेजेंटेशन ही माना जाएगा। प्रिंसिपल को तो पता था, प्रिंसिपल के ऊपर तो फ्रॉड रहेगा। हाँ तब फ्रॉड माना जाएगा अगर उसको एजेंट को मालूम था। मिसरिप्रेजेंटेशन। हाँ लेकिन कॉन्ट्रैक्ट में जिसका नाम लिखा हुआ है हमारे प्रिंसिपल के बिहाफ पे ही तो कॉन्ट्रैक्ट होगा ना, तो फ्रॉड माना जाएगा। ठीक है, मानते तो यही चलेंगे ना कि एजेंट को भी मालूम था। अब एजेंट को प्रूफ करना पड़ेगा कि मुझे इस चीज के बारे में पता ही नहीं था, तभी वो अपने आप को छुटवा सकता है बीच में से। और अगर बर्डन ऑफ प्रूफ ये है कि मतलब कि उसने अनडू इन्फ्लुएंस नहीं किया और फिर भी वो उस हिसाब से कहते हैं कि इसलिए हाँ तो प्रूफ आपको करना पड़ेगा ना। उसने कुछ किया ही नहीं, फिर वो कैसे प्रूव करेगा? तो फिर सामने वाला कहेगा ही क्यों जब उसने कोई नुकसान ही नहीं पहुंचाया उसको। वो उससे दो मैं से मैं करना चाहता हूँ। क्या तो उसके पास में प्रूव होना चाहिए कि इसमें नहीं कर। देखो, अगर बैंक ने उसको लोन दिया, ठीक है, और वो कह रहा है कि बैंक मेरे से ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज कर रहा है जबरदस्ती, तो अब बैंक के ऊपर ही बर्डन आ जाएगा कि उसको प्रूफ करना पड़ेगा। तो बैंक अगर चार्ज कर रहा है तो उसके पास वैलिड प्रूफ ऑब्वियस सी बात है होगा। उसके लिए कुछ उसको हाँ बैंक ना हो कोई और वापस हाँ तो अपनी वो खाते दिखा देगा कि देखो मैंने जिन जिन को यहाँ पे उधार दिया हुआ है वो सब उसी रेट ऑफ इंटरेस्ट पे है जितने में बैंक से चार्ज कर रहा है। और अगर मान लो वो ये दिखा दे कि मैंने इस डेट से अपनी ब्याज दर बढ़ा ही दी थी, देख लो आप मेरी बुक्स में लिखी हुई है, उसके बाद मैंने जितने भी लोन दिए इसी ब्याज दर पे दिए हैं, उसके पास एक वैलिड प्रूफ हो जाएगा। अच्छा, अब फ्रॉड वाले एग्जांपल देखना जरा अच्छे। ठीक है, एक्टिव कंसीलमेंट ऑफ अ फैक्ट, जानबूझकर किसी चीज को छुपाना फ्रॉड के अंदर आएगा। ठीक है, अ प्रॉमिस मेड विदाउट एनी इंटेंशन ऑफ परफॉर्मिंग इट, सामने वाले के इंटेंशन के बिना ही कोई काम करना, सामने वाले को नुकसान पहुंचाना। ठीक है, ये सब किस में आएंगे? फ्रॉडुलेंट एक्ट में आएंगे। अब यहाँ पर कुछ एग्जांपल हैं, वो जरा देखो। मैंने आपको बता दिया मेयर साइलेंस इज नॉट फ्रॉड, कभी भी चुप रहना फ्रॉड के अंतर्गत नहीं आएगा। समझ रहे हो? चुप रहना फ्रॉड में नहीं आएगा। अगर मैं कोई चीज बेचते वक्त चुप हूं तो इसका मतलब मैं फ्रॉड नहीं कर रही हूं, लेकिन जहां पर मेरी ड्यूटी बनती थी बोलना और वहां पर मैं चुप हो गई तो वो फ्रॉड कहलाएगा। मेरी बात समझ लेना अच्छे से। जहां मेरी ड्यूटी बनती थी बोलना और वहां पे मैंने कुछ नहीं बोला, चुप रही मैं वहां पर, तो वो क्या कहलाएगा? फ्रॉड। हाँ, अभी यहाँ पर कुछ अच्छे अच्छे एग्जाम्पल है। एक एग्जाम्पल को 3 बार बताया है और तीनों बार अलग अलग तरीके से। ए ने बी को एक घोड़ा बेचा और उसकी ऑक्शन सेल हुई थी। घोड़ा यहाँ पे खड़ा हुआ था, ठीक है, बोली लग रही है उसके नाम की, ठीक है, बेचो भाई बेचो। अब ए को पता था कि वो जो घोड़ा है वो अनसाउंड माइंड का है, ठीक है। ए को पता था कि घोड़ा क्या है? अनसाउंड माइंड का है, लेकिन क्या किया? ए सेज नथिंग टू बी, उसने कुछ नहीं कहा बी को। क्या ये फ्रॉड है? नहीं, चेक करना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर मेयर साइलेंस है, तो बोलना मेरा जरूरी नहीं है। यहाँ पर कैवी टेम्पर रूल एप्लीकेबल हो जाएगा, बायर को खुद ही उस घोड़े को चेक कर लेना चाहिए। दूसरा एग्जांपल, अगर मान लो जो ये बी था वो बी ए की डॉटर थी। कौन थी? डॉटर थी, ठीक है। तो ए ने अपनी डॉटर को बेचा ये घोड़ा और वो डॉटर अभी अभी 18 साल की हुई है। तो यहाँ पर जो रिलेशनशिप है दोनों पार्टीज के बीच में, उसमें ए की ड्यूटी बनती है बोलना, क्योंकि देखो वो अभी अभी माइनर से मेजॉरिटी पे आई है, वो इतनी कैपेबल नहीं है कि वो कोई कॉन्ट्रैक्ट अभी भाई कर सकती है, कॉन्ट्रैक्ट साइन भी कर सकती है, लेकिन क्या उसके अंदर अभी इतनी सोचने समझने की शक्ति है? नहीं है। क्या वो घोड़े को चेक करवा सकती है? अभी नहीं करवा सकती। तो अगर उसकी एज इतनी कम है तो यहाँ पर ए की ड्यूटी बनती है बी को बोलना कि हॉर्स जो है वो अनसाउंड माइंड का है, और अगर आप यहाँ पर चुप रहे तो वो क्या कहलाएगा? फ्रॉड। और साथ ही साथ क्या लग जाएगा? अनड्यू इन्फ्लुएंस नहीं लगेगा, कोई गलत इस्तेमाल तो नहीं है ना पावर का, फ्रॉड है यहाँ पर, ठीक है। अब देखो एक एग्जांपल और, यहाँ पर बी ने कहा है ए से कि अगर तुम मना नहीं करोगे, इफ यू डू नॉट डिनाई इट, तो मैं ये एज्यूम कर लूंगा कि घोड़ा बिल्कुल ठीक ठाक कंडीशन में है। अगर तुम कुछ
कुछ नहीं कहोगे तो मैं ये एज्यूम कर लूंगा कि घोड़ा बिल्कुल ठीक ठाक कंडीशन में है, और जबकि मुझे पता था कि घोड़ा ठीक कंडीशन में नहीं है। तो क्या बताओ मेरी यहाँ पर ड्यूटी बनती थी बोलना या नहीं बनती थी? बनती थी। मेरी ड्यूटी यहाँ पर बोलना बनती थी और मैंने नहीं बोला। अब बताओ ये फ्रॉड है या नहीं है? यहाँ पर जो साइलेंस है वो चुप रहा, फिर उसने कहा अगर तुम कुछ नहीं कहोगे तो मैं मान लूंगा घोड़ा बिल्कुल ठीक है, तो उसने कुछ नहीं कहा, चुप हो गया। तो यहाँ पर जो आपकी साइलेंस है वो इज इक्वल टू स्पीच है। भाई कुछ ना बोलना यहाँ बोलने के बराबर ही तो हो गया। उसने कहा अगर तुम कुछ नहीं बोलोगे तो मैं मान लूंगा कि घोड़ा बिल्कुल ठीक है, और उसने कुछ नहीं बोला, तो उसका ना बोलना यहाँ पे बोलने के बराबर ही तो हो गया। तो यहाँ पर फ्रॉड होगा। समझ में आ रहा है? ऐसे शक्ल बना के देख रहे हो। जहां पर उसने अगर मान लो कोई कंडीशन रख दी कि अगर आप चुप रहे तो मैं मान लूंगा घोड़ा बिल्कुल ठीक है, और वहां पर आप चुप रह गए तो यानी कि आपने सामने वाले को नुकसान पहुंचाया ना, जबकि आपको पता था कि घोड़ा ठीक कंडीशन में नहीं है। तो यहाँ पर आपकी साइलेंस जो है वो स्पीच के बराबर है, तो यहाँ पर वो फ्रॉड कहलाएगा। क्लियर है? Yes. और एक चीज ध्यान रखना, कई बार ऐसा एग्जांपल्स भी आएंगे जहाँ पे आपको ऐसा बोलना पड़ेगा कि यहाँ पर सेलर की ड्यूटी नहीं थी, सारे फैक्ट्स को वो डिस्क्लोज करे, बायर को भी चेक कर लेना चाहिए। इसका आप देखो, हाँ, अगर वो आदमी डूंगा हुआ अब ऐसा भी तो हो सकता है ना कि उसने ऐसी मान लो कंडीशन लगाई कि आप मुझे कुछ लिख कर दे दो, अगर आप कुछ नहीं लिखोगे तो मैं मान लूंगा घोड़ा ठीक है, और उसने नहीं लिखा तो अब चुप हो जाओ। अच्छा, ये फ्रॉड वाला जो कॉन्ट्रैक्ट होगा इसके क्या इफेक्ट होंगे? क्या आप रिजाइन कर सकते हो कॉन्ट्रैक्ट को? वैसे मैं बुक के साथ बोलने की कंडीशन रखेगा कौन, ये बताओ। हाँ, एग्जैक्टली। क्या पता उसको ना पता होगी, उसको क्या पता ना पता होगा, इनके सब कुछ होंगे एग्जाम पर, जो भी बोलोगे उसमें सब सेट है। मुस्कान के बाद सब सेट है, उसने गोलगप्पे खा रखे, पूरी पावर है इसमें। He can resign the contract within reasonable time, वो मना कर सकता है कॉन्ट्रैक्ट को करने से रीजनेबल टाइम के अंदर। अगर उसको कोई डैमेजेस हुए हैं उसके लिए वो स्यू भी कर सकता है, ठीक है, और उससे कह सकता है कि मुझे सही कॉन्ट्रैक्ट करके दो, कि जो आपने मुझे गलत घोड़ा दिया उसको वापस देके मुझे असली घोड़ा सही वाला साउंड माइंड का चाहिए ही चाहिए। आप ये भी करवा सकते हो। क्लियर है? हाँ जी। अब पिक्स वाला एग्जांपल यहाँ पर फिर से है कि एच ने डब्ल्यू को कुछ पिक्स बेची थी, ठीक है, विच वर टू हिज नॉलेज सफरिंग फ्रॉम फीवर, उनको फीवर हो रहा था, ठीक है। पिक्स वर सोल्ड विद ऑल फॉल्ट्स, और एच ने डब्ल्यू को कुछ नहीं बताया, ठीक है, तो क्या यहाँ पर फ्रॉड है? नहीं है, ठीक है। तेरा मुंह दोनों में एग्री कर जाता है, मैं देखती हुई एक बार मुंह में मतलब मेरी वो देखता है कैवी टेम्पर लगा तो बाहर निकलती है, बायर को चेक कर लेना चाहिए था। तो यहाँ पर फ्रॉड ये बड़ा सेल्स की गलती बता देंगे, दोनों का काम हो गया ना। दोनों बार चलो अब साइलेंस में, अभी यहाँ ये वाला एग्जांपल जो मैंने बताया वो ये था, मेयर साइलेंस इज नॉट फ्रॉड, चुप रहना कभी भी फ्रॉड के बराबर नहीं है। लेकिन साइलेंस कब फ्रॉड होता है? जब मैंने कोई कंडीशन लगा दी है ना, जहां पर आपकी ड्यूटी टू स्पीक और ड्यूटी ऑफ पर्सन टू स्पीक, जहां पर बोलना जरूरी हो, और बोलना कहां पर जरूरी होगा? एक तो फिड्यूशियरी रिलेशनशिप के केस में, जो अभी डॉटर वाला एग्जांपल लिया है ना, वहां पर उनका रिलेशनशिप ऐसा था कि बेटी को बता देना चाहिए था कि घोड़ा अनसाउंड माइंड का है, जरा ध्यान से चलाना, ठीक है। तो जहां पर फिड्यूशियरी रिलेशनशिप है वहां पे आपकी ड्यूटी बनती थी बोलना, वहां नहीं बोला तो फ्रॉड कहलाएगा, ठीक है। दूसरा केस है इंश्योरेंस का कॉन्ट्रैक्ट, आपको जो बीमारी है वो पूछ लेते हैं ना आपसे, आप नहीं भी बताओगे तो भी बताना पड़ेगा, अगर आपने नहीं बताया तो वो फ्रॉड के इक्वल माना जाएगा। इंश्योरेंस पॉलिसी के लिए कोई एजेंट आया, ठीक है, आपने इंश्योरेंस करवा लिया और आपको ना इतनी गंदी बीमारी हुई है कि आपको भरोसा नहीं है अगले साल में कोई लुढ़क भी जाओ तो पूछते नहीं हो, मेडिकल वो लेते हैं। हाँ, करवा लेते हैं ना एक तरीके से। वो किस लिए? इसीलिए कि सारी चीजें आपकी डिटेल हमारे पास में आ जाए, ठीक है, तो फ्रॉड करने का चांस ही नहीं छोड़ते वो।
ठीक है। तो ये लो तो ये कहता है ना, लेकिन इंश्योरेंस के कॉन्ट्रैक्ट में आपकी ड्यूटी बनती है बोलना। अगर आप वहां पर चुप रहे तो वो फ्रॉड कहलाएगा। तीसरा केस है आपका कॉन्ट्रैक्ट ऑफ मैरिज। हाँ भी बोलना ड्यूटी बनती है। जो भी मटेरियल फैक्ट है वो सब डिस्क्लोज हो जाने चाहिए, नहीं तो बाद में झगड़े होते हैं। लड़का है लड़की है है ना, लड़का लड़की तो हो गई, ये तो कुछ ज्यादा ही हो गया। ये मटेरियल फैक्ट नहीं था। मस्ट बी डिस्क्लोज बाय द पार्टीज। इसमें जो केस लॉ लिखा हुआ है ना, इसको गूगल पे सर्च करना, इस कॉन्ट्रैक्ट ऑफ मैरिज, ठीक है। आज होमवर्क में यही काम है, इसका केस लॉ सर्च करना कि इसके कॉन्ट्रैक्ट ऑफ मैरिज में ऐसे क्या मटेरियल फैक्ट है जो डिस्क्लोज कर देने चाहिए। भाई ध्यान रखना, सब कुछ बता देना है, सब कुछ। गौरव, अगर कोई और आए तो गोरी के बारे में भी बता देना है, ये मटेरियल फैक्ट है। किसने गोली बनाई ये भी बता रहे। हाँ, ये भी बता रहे। ये मटेरियल फैक्ट है जिसको आपको डिस्क्लोज करना है। भाई देखो, एक बात सुनो, शादी होने जा रही है, ठीक है। लड़की की टांग में कोई डिफेक्ट है। अब उसने बैठे बैठे लड़की देखी थी, चलवा के नहीं देखा उसको, शादी भी हो गई। देखने वालों की गलती। अब इसमें क्या भी टेम्पर मत लगा देना, वैसे लड़के वाले कर ही लेते हैं ये काम। लड़के वालों मैं इसीलिए बाहर लड़के वालों वो देख लेते हैं, चाल डाल है ना, देख लेते हैं, वो इसीलिए देख लेते हैं क्योंकि वो केवल टेम्पर लगा रहे होते हैं। लेट द बायर बीवेयर, ठीक है। मैं यही चेक कर रही थी कि वो शुरू में बैठ नहीं रहते, पहले जाएगा। ठीक है, तो आपको सारे मटेरियल फैक्ट को डिस्क्लोज करना है ताकि बाद में कोई लेट का सेल भी है कमी वो क्या चलो। कॉन्ट्रैक्ट्स ऑफ फैमिली सेटलमेंट, जब कोई फैमिली सेटलमेंट हो रहा होता है, जैसे पार्टीशन हो रहा है, तो उसमें भी आपको सारे मटेरियल फैक्ट को डिस्क्लोज करना है। वहां पे आपकी ड्यूटी बनती है बोलना, ठीक है। 1 मिनट। शेयर अलॉटमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स, ये कौन से होते हैं? जैसे कंपनी शेयर्स अलॉट करती है। एक बात बताओ, कंपनी तो अपनी सारी पोजीशन प्रोस्पेक्टस में निकाल देती है। भाई प्रोस्पेक्टस में कंपनी ने अपना सारा ब्यौरा दे दिया। अब आपकी मर्जी है, उस ब्यौरे को पढ़ने के बाद आपको कंपनी अच्छी लग रही है तो शेयर्स लो, अदरवाइज मत लो। तो शेयर अलॉटमेंट कॉन्ट्रैक्ट में कंपनी की ड्यूटी बनती थी अपने बारे में सब कुछ बताना। वहां पर अगर कंपनी कुछ गलत करती है तो वो फ्रॉड के इक्वल माना जाएगा। और दूसरा केस है जहां पर आपकी साइलेंस इज इक्वल टू स्पीच है। जैसे मैंने अभी बताया, कुछ नहीं बोलोगे तो हम ये मानेंगे, और आप नहीं बोले तो वो फ्रॉड के इक्वल माना जाएगा, ठीक है। क्लियर है? टाइम क्या हो गया? तुम्हें शर्म आनी चाहिए, शर्म। कितने बजे क्लास स्टार्ट हुई थी? 11:30 हो गई थी। ऐसा है, इस चैप्टर की क्लास कितने बजे स्टार्ट हम तो हुई? 11:30 से लगातार पढ़ रहे हैं। हमारे 11:30 से बोल रहे हैं। 5 तभी मिनट तो का कह रहे हैं ब्रेक rest करो। करवा देना। मैं 5 मिनट का ब्रेक, 15 मिनट 5 मिनट का ब्रेक ले लो, लेकिन मिस रिप्रेजेंटेशन तो मैं कराऊंगी, ठीक है। 2 बजे पढ़ा लूंगा। मैं वही करा दे, हम देख लेंगे। 2 बजे पढ़ा लेते हैं। कहीं नहीं जा रही मैं। मिस रिप्रेजेंटेशन 5 मिनट नहीं हुए मैम। मत लो 5 मिनट, थोड़ा सा। हम 2 बजे पढ़ा लेते हैं। मिस रिप्रेजेंटेशन मैं सब बता चुकी हूँ। क्या मिस रिप्रेजेंटेशन है? भाई मुझे भी किसी फैक्ट के बारे में नहीं पता था, लेकिन फिर भी मैंने बोल दिया कि हाँ ये ठीक है, उसको हम क्या बोलेंगे? मिस रिप्रेजेंटेशन। भाई 2 के पास थोड़ी है ये, ठीक है। भाई इनोसेंटली मैंने किसी को गलत बोला था, मुझे भी नहीं पता था, लेकिन मैंने शराफत में किसी को कुछ गलत बोल दिया था। जैसे एग्जांपल्स काफी अच्छे हैं इसके। ए ने एक पॉजिटिव स्टेटमेंट दी बी को दैट सी विल बी मेड द डायरेक्टर ऑफ द कंपनी। ए ने बी को क्या कहा कि सी को हम कंपनी का डायरेक्टर बनाने जा रहे हैं। ए ने ये जो स्टेटमेंट, ए मेक्स द स्टेटमेंट ऑन इंफॉर्मेशन डिराइव्ड नॉट डायरेक्टली फ्रॉम सी बट फ्रॉम एम।
ये इंफॉर्मेशन उसको एम से मिली थी, मतलब किसी ऐसे सोर्स क्लास का एग्जांपल वैसे एबीसीडी समझ में आया। इसमें यहाँ कुछ नहीं है क्लास का एग्जांपल। अब क्या हुआ देखो, मान लो एक पर्सन ने ना किसी सामने वाले पर्सन को क्या कहा कि हम इस बंदे को डायरेक्टर बनाने जा रहे हैं, ठीक है। अब ये जो बंदा है ना, ये बड़ा नामी बंदा है, अगर ये हमारी कंपनी का डायरेक्टर बन जाएगा ना तो हमारी कंपनी की वैल्यू बढ़ जाएगी। तो ये जो डायरेक्टर वाली बात थी, ये कोई पॉजिटिव उससे नहीं आई थी, मतलब एक रिलायबल सोर्स से नहीं आई थी ये बात, ठीक है। ऐसे ही किसी ने बोल दिया था भाई इसको डायरेक्टर बना रहे हैं, तो मैंने भी किसी को बता दिया, और उसने क्या किया, मेरी स्टेटमेंट पर विश्वास करके कंपनी के शेयर्स खरीद लिए। भाई आज शेयर्स खरीद लेता हूँ, कल को वैल्यू बढ़ेगी तो मेरे शेयर्स की भी तो वैल्यू बढ़ जाएगी, तो उसने खरीद लिए। अब क्या हुआ, उसको डायरेक्टर नहीं बनाया गया। क्लास में वो बोल दो ना, बी ने अप्लाई किया शेयर्स के लिए ऑन द फेथ ऑफ द स्टेटमेंट व्हिच टर्न आउट टू बी फॉल्स। उसने उसकी स्टेटमेंट पे विश्वास करके शेयर्स खरीद लिए और स्टेटमेंट कैसी निकली, झूठी निकली। तो ये क्या कहलाएंगे, मिस रिप्रेजेंटेशन कहलाएगा, क्योंकि ए ने जो वो स्टेटमेंट सुनी थी वो जस्ट एम से सुनी थी और उसने आगे बोल दी थी। भाई ए को भी नहीं पता था कि ये स्टेटमेंट सच है या झूठ है, समझ रहे हो। तो ये मिस रिप्रेजेंटेशन कहलाएगा। हाँ, अब जैसे देखो ए को लगता था कि उसकी मोटरसाइकिल बिल्कुल एक्सीलेंट कंडीशन में है, उसने उसको वर्कशॉप में बिना चेक करवाए उसको बी को बेच दिया और कहा कि मोटर कार बिल्कुल सही चल रही है। बी ने खरीद लिया, अब उस खरीदने के बाद उसको पता चला कि इसका इंजन तो बिल्कुल ठीक नहीं है। तो यहाँ पर ए की स्टेटमेंट क्या कहलाएगी, मिस रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। हो गया है, इतने तंग बैठे हैं ना। चलो, अब ये मिस रिप्रेजेंटेशन भी समझ में आ गया आप लोगों को। अब जो होमवर्क है वो सुन लो। डिफरेंस है किसके बीच में, कोएर्जन और अनड्यू इन्फ्लुएंस के बीच में। आराम से समझ में आएगा, क्योंकि कोएर्जन भी समझ में आया, अनड्यू इन्फ्लुएंस भी समझ में आया। नहीं समझ में आए, डाउट आए, मुझसे पूछ लेना, लेकिन पढ़ के जरूर आना। दूसरा डिफरेंस है आपका फ्रॉड और मिस रिप्रेजेंटेशन के केस में, ठीक है। एक सेक्शन 19 और कराने दो, मिस्टेक से पहले का है, वो पहले का भी पढ़ना है हमें। कर तो भाई रिकॉर्डिंग हो कर दी।